Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 9th July 2020 we are going to discuss chapter number 11 in this lecture, which is of parallelogram. सबसे पहले बेटे हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में करवाई थी, तो आप चाहें तो इस जो है रिव्यू एक्सरसाइज की समरी का पहला पॉइंट है आपका पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, वो भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसकी जो आपने पहले चैप्टर नंबर 9 में इसकी डेफिनेशन याद की हुई है आप वो भी कर सकते हैं। और ये सारे जो है वो कल मैंने आपको गाइड किया था कि चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 17 तक सारे शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ चैप्टर नंबर 12 थ्योरम के हवाले से इंपॉर्टेंट था, जिसके मैंने 6 थ्योरम आपको करवा दिए हैं। उनको आप जो है वो वक्तन फ़वक्तन रिवाइज़ करते रहा करें, क्योंकि 8 मार्क्स का थ्योरम पेपर में लाजमी आना होता है उन 6 थ्योरम में से। तो चलें रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, और डेफिनेशन इसमें से समरी में से बस एक ही करनी है आपने, जो इसका पहला पॉइंट है, और वही पॉइंट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज़ हुए हैं। तो ये समझें कि डेफिनेशन ही एक तरह से हम कर रहे हैं, साथ साथ हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व हो जाएंगी। इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम जो होती है, पैरेललोग्राम होती कैसे बेटे, ये आपके पास जैसे रेक्टेंगल है ना, वैसे ही पैरेललोग्राम होती है, लेकिन रेक्टेंगल में हर एक जो है वर्टिसेस पे एंगल जो पाया जाता है वो 90 डिग्री का है, और इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, यानी सारी लाइनें जो है वो थोड़ी सी तिरछी होती हैं इस तरीके से। और इसमें 2 ऑपोजिट साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कि ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होती है और ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होती है, इसके अपने से सामने वाली के ऑपोजिट के, और ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री का नहीं होना। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर, पैरेललोग्राम में ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती हैं कॉन्ग्रुएंट। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम में ये जो एंगल है ये अपने इस ऑपोजिट एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये वाला जो एंगल अपने इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका आंसर भी है कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम के डायगोनल्स किसे कहते हैं, एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इसका डायगोनल कहलाता है। ये एक डायगोनल है, जब मैं दूसरी तरफ का डायगोनल ड्रॉ करूँगी तो पैरेललोग्राम में ये दूसरा डायगोनल पहले डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब उसके 2 एक जैसे हिस्से कर रहा है, उसको जहाँ से ये इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है वो पहले वाले डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। तो ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट, तो ये बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है आपके पास मीडियंस ऑफ आ ट्राइंगल। आपको ये पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स तो पेपर में नहीं आती, एमसीक्यूज आते हैं, तो यही वाली चीज़ें एमसीक्यूज के हवाले से पूछी जा सकती हैं। कल इंशाल्लाह चैप्टर 11 को हम समर वेकेशन होमवर्क से डिस्कस करेंगे, तो फिर वहाँ पे देखेंगे कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे मीडियंस ऑफ आ ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल के मीडियंस। ट्राइंगल के मीडियंस क्या होते हैं, आपने ट्राइंगल का जो है वो लेना है हाफ, किसी एक साइड का हाफ लिया और यानी उसका बाइसेक्टर ले लिया, और ऑपोजिट वर्टेक्स से उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होती है उसको आप उसका मीडियन कहते हो। इसके इस साइड का ये मिड पॉइंट है, तो ये इसको जो है वो ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है आपने, और इस साइड का इसी तरीके से ये वाला मिड पॉइंट है तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर देना है, ये मीडियन है। तो ट्राइंगल के जो मीडियन होते हैं वो सारे के सारे ट्राइंगल के अंदर किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। वो लाइंस जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जो किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, फिर उसे हम कहते हैं कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो इसका यहाँ पे आ जाएगा मीडियंस ऑफ ट्राइंगल के, जब ट्राइंगल के मीडियंस ड्रॉ किए जाते हैं तो सारे के सारे कंकरेंट होते हैं, यानी वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम। डायगोनल्स पैरेललोग्राम को कैसे डिवाइड करते हैं, चले हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक ये जो है वो ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हुई है, इसमें एक डायगोनल सिर्फ ड्रॉ करना है। अभी मैंने जब इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करूँगी, ये लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है आपने,
ये एक पैरेललोग्राम ड्रा होगी और ये मैंने उसके अंदर एक जो है वो डायगोनल उसका ड्रॉ कर दिया। जब जो है वो इसके पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल ड्रॉ किया, इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन गई हैं, 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं और वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हैं। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। 2 एक जैसी ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर देता है पैरेललोग्राम का हर एक डायगोनल। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास वही जो हमने सारी फिल इन द ब्लैंक्स में चीज़ें सीखी हैं उसी की मदद से और डायग्राम की मदद से हमने इसे सॉल्व करना है। इन अ पैरेललोग्राम, ये जो ए बी साइड है, ये वाली साइड है ए बी, ये किसके इक्वल होगी? ये साइड के इक्वल होगी डी सी या सी डी, जो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप इसके ऊपर ही फिल कर सकते हैं या अलहदा भी लिख सकते हैं। मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट डी सी। उसके बाद मेजरमेंट बी सी किसके इक्वल होगा? ये वाली साइड है मेजरमेंट बी सी, ये है बी आपके पास, ये वाला, ये बी और उसके बाद ये बी सी हो गया और ये वाला आपके पास किसके इक्वल होगा? ए डी के। तो जैसे बेटे उन्होंने लिखा हुआ है मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश उसकी, और बी सी एक लाइन सेगमेंट है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मेजरमेंट ए डी आपने लिख देना। उसके बाद मेजरमेंट एंगल 1, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? आपने ऑपोजिट के इक्वल होना है, तो 1 का ऑपोजिट ये वाला है 3 और 4 का ऑपोजिट ये 2 वाला है। तो मेजरमेंट एंगल 1 ये इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 3 के और मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू होगा मेजरमेंट एंगल 4 के। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का साइन क्यों नहीं यूज़ हुआ हुआ, इक्वालिटी का क्यों यूज़ हुआ हुआ है। जब उसकी मेजरमेंट यानी उसकी वैल्यू लिख देते हैं ना उसके साथ, तो फिर आप जो है वो इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना लिखती लाइन सेगमेंट ए बी, तो फिर मैं कॉन्ग्रेंट लिखती उसको जो है वो लाइन सेगमेंट डी सी के। अभी उसके साथ मेजरमेंट का वर्ड है, इसका मतलब आप उसकी पैमाइश कर रहे हो उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को आपने सॉल्व करना होता है, इस वजह से इक्वल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। बेटे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन की मदद से आप जो है इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ वगैरह को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये जो है वो आपके पास 4 इसके जो है वो एंगल्स होते हैं। ये पैरेललोग्राम के बाहर वाला एंगल है, इसको लास्ट पे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके पास जो एक एंगल गिवन है, इसकी मदद से आपने बाकी सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ये जो 75 है ये किसके इक्वल आएगा? एन के। उसकी रीज़न क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। ये बात मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाई थी। तो आपने एन की वैल्यू सबसे पहले आपके पास आ गई 75। उसके बाद अगर हम इस बाहर वाले एंगल को देखें तो ये एन का ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो वाई भी आपके पास जो है इज इक्वल टू एन, तो वाई की वैल्यू भी 75 आ जाएगी। यानी बारी बारी आपने सारे अननोन की वैल्यू बतानी है। तो अभी तक हम किस किस की वैल्यू बता चुके हैं? एन की वैल्यू बता चुके हैं, साथ में हमने वाई की वैल्यू बता दी है। उसके बाद रह गई है एक्स और एम की। तो जो पैरेललोग्राम होती है उसमें जो 2 साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं वो जो है वो होते हैं 180 के इक्वल, यानी 2 कंसेक्टिव एंगल्स, जो 2 लगातार एंगल्स हैं। लगातार से मुराद है कि साथ साथ, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ साथ हैं, ये वाले भी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं m + 75 या आप लिख दें x + 75 इज इक्वल टू 180। क्यों मैंने इसको 180 के इक्वल रखा? 2 कंसेक्टिव एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो जो एडजेसेंट या वो कंसेक्टिव एंगल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो आपने जो फाइंड आउट करना है, जो कर चुके हैं वो तो अलग बात है, जो फाइंड आउट करना है उन दोनों में से किसी भी एक को आपने प्लस करके 75 के साथ 180 के इक्वल रख देना है। प्लस 75 इस तरफ आके माइनस 75 हो जाएगा। 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा। ये बेटे आपके पास वैल्यू आ गई एक्स की। अब एक्स का ऑपोजिट एंगल कौन सा? एम। तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। तो फिर जितनी एक्स की वैल्यू आई है उतनी ही एम की वैल्यू होगी। ये आपके पास है 105। तो अगर जो है ये बाहर वाले को फ़िलहाल अगर हम इग्नोर कर दें, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि एक पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल आपको दिया गया है तो आपने बाकी कैसे फाइंड आउट करने हैं? जो एक दिया गया है दूसरा भी वही होगा, और उसके बाद जो है वो तीसरा और चौथा फाइंड आउट करने के लिए आपने 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर देना है, तो वो तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। जो तीसरे की आएगी वही चौथे की होगी। यानी 2 एक जैसे होते हैं और 2 एक जैसे होते हैं यहाँ पे। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको मैं कह दूँ कि यहाँ पे जो है वो एक एंगल जो है वो 80 का है, तो आपने फ़ौरन लिख देना है कि दूसरा एंगल भी 80 का होगा। अब तीसरे और चौथे एंगल की बारी आ गई।
आपने 180 में से 80 माइनस करना है, तो अगला एंगल आपके पास बन जाएगा 100 का, तो ये भी 100 का एंगल होगा। इस तरीके से आप जो है वो जो एक एंगल 80 दिया होगा तो उसके रिमेनिंग एंगल्स का सेट क्या बन जाएगा, 80, 100 एंड 100, यानी 3 एंगल्स जो आपने बताने थे वो आपने जो है वो साथ में लिख देने। नेक्स्ट बेटे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपने एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और उसमें से आपने x और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ये बातें ही याद रखनी है जो आपको मैंने समरी का पहला पॉइंट याद करने को कहा है चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज के नीचे लिखी हुई है कि आपने जो है वो जो पैरेललोग्राम होती है उसमें 2 ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो 55 जो है वो ये कॉन्ग्रेंट होगा 11x के, यानी कि एंगल A की जो वैल्यू है मेजरमेंट एंगल A वो इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल C के, तो उसके आगे हम लिख देंगे 11x इज इक्वल टू 55। ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 11 5 आर 55, तो ये x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। यहाँ तक आपके पास सॉल्व हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी, अच्छा ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको फ़िलहाल आपने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व नहीं करना, लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों को जो है वो इसका बारे में डिटेल से समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पहले हम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एक ही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी x और दूसरी थी m फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि दो जो कंसेक्टिव एंगल्स होते हैं, जो साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बेटे आपके पास 180 के। तो आपने इसको जो है वो एंगल A और एंगल D इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल लिख लेना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एंगल D और एंगल C को प्लस करो, यानी किसी भी एक जिसको आपने फाइंड आउट करना है और दूसरा उसके साथ वाला जो आपको पता है उन दोनों को आपने प्लस कर देना है। यहाँ पे एंगल D और एंगल C को प्लस किया 180 आ गया। एंगल D की वैल्यू है आपके पास 5m + 10 और एंगल C की वैल्यू है 11x। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 5, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 55 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल C की जगह 55 लगा दिया। अब 10 और 55 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये 65 हो जाएगा। 65 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके 65 माइनस होगा, तो 180 में से 65 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 115। आपको m की वैल्यू चाहिए तो 115 जो है वो इधर आके ये 5 जो है वो इधर आके 115 को डिवाइड कर देगा। तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास 5 2s are 10 और यहाँ पे 5 लिखेंगे हम, और 5 2s are 10 और यहाँ पे 5 3s are 15, तो m की वैल्यू आपके पास 23 आ गई। अब अगर फ़र्ज़ करें इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे b की भी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा होता तो हम क्या करते, एंगल A और एंगल B दोनों को प्लस करते, वो किसके इक्वल आ जाता, 180 के इक्वल आ जाता। फिर एंगल B की चूँकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एंगल A इधर आके माइनस हो जाना था, एंगल A की वैल्यू है 55, 180 में से 55 माइनस करते तो 130। लेकिन ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया। इसमें आपने सिर्फ x और m की वैल्यू बतानी थी। x की वैल्यू बताने के लिए आपने दोनों ऑपोजिट एंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट रख दिया, और m की वैल्यू बताने के लिए आपने दो कंसेक्टिव एंगल्स, चाहे वो एंगल A और D भी रख सकते हैं या एंगल D और C भी रख सकते हैं, आपने उन दोनों को प्लस किया, वो 180 के इक्वल आ गया। और यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया x और m की वैल्यू के साथ। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द फिगर जो है वो आपके पास एक गिवन है LMNP और इसमें ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। आपने m और n की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो देखें फिगर में जो है वो m और n कहाँ पे मौजूद है, साइड्स में मौजूद है इसकी। जब साइड्स में मौजूद है इसकी तो फिर आपने जो है वो साइड्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट रख लेना है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। अच्छा जी, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो 8m - 4n इक्वल आ जाएगा 8 के। बाकी फ़िलहाल सिर्फ जो है वो m और n की बात कर रहे हैं वो, और m और n साइड्स में मौजूद है, तो फ़िलहाल हम एंगल्स को नहीं देखेंगे। ये 8m - 4n इसको हमने रख लेना है इसके इक्वल 8 के, और ये जो 4m + 10 है इसको हमने इक्वल रख लेना है 10 के। तो 4m + n इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन आ गई। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, तो 8m - 4n इज इक्वल टू 8, ये 2 के इक्वल आ गई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लेना है, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इनके जो है वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इससे n की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, जौन सा तरीका आपको ज़्यादा आसान लगे। मल्टीप्लाई जो है वो 4 विद इक्वेशन, आपने जो है वो इक्वेशन को 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है विद इक्वेशन 1।
यहाँ पे 1 लिख देंगे आप। इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखें इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16m हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 40। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इक्वेशन थर्ड को ज़रा इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करें। ये जो अब हमने इसको 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि ये +4n है, यहाँ पे -4n है, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी इस वाले को 4n बनाने के लिए और इसके साथ कैंसिल करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। अब ये दोनों जो है वो इसका साइन माइनस का, इसका प्लस का है, तो हमें साइन चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइन चेंज करवाने की ज़रूरत होती हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते। अब हमने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं। ये इक्वेशन थर्ड है बेटे हमारे पास। तो अब हमने लिखा 8m - 4n = 8, और उसके बाद आपने जो है वो दूसरे वाली लिखी 16m + 4n = 40। साइन चेंज नहीं करवाते, ये वाली जो इक्वेशन नहीं हमने 4 से मल्टीप्लाई करके लिखी थी। ये -4n + 4n से कैंसिल हो गया, 8m एंड 16m, ये आपके पास बेटे रह गया 24m, और 8 को आपने 40 पे डिवाइड किया तो ये हो गया 48 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 24 है ये इधर आके डिवाइड होगा तो m की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद हमने जो है वो ये m की वैल्यू पुट करनी है, किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में कर सकते हैं, 1 में, 2 में या 3 में, जौन सी आपको आसान लगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 थी आपके पास 4m + n = 10। तो 4 एज इट इज़, n की जगह पे आपने, m की जगह पे आपने 2 लगाया तो 4 2 = 8 हो गया, और +n = 10। ये जो 8 था इस तरफ प्लस का था, इस तरफ आके -8 हुआ, 10 में से 8 माइनस किए, बाकी रह गया आपके पास 2। नेक्स्ट बेटे आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इन एन इक्वेशन, जो आपने पिछले वाली जो है वो इक्वेशन देखी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 का था, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110, तो आपने रिमेनिंग एंगल्स उसके फाइंड आउट करने हैं। यानी जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी की डायग्राम को हमने लेना है, ये वाली। तो इसमें ये जो 55 और 55 है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 10 आता है। इसका मतलब है कि ये और ये एंगल तो आपको पता है, आपने एंगल P और M फाइंड आउट करना है। दो कंसेक्टिव एंगल्स फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उन दोनों को जो है वो इक्वल रख देते हैं, उनके सम को 180 के। तो ये जो एंगल L और एंगल P, ये दो कंसेक्टिव एंगल्स हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या एंगल L को एंगल M के साथ भी कंसेक्टिव लिख सकते हैं। जैसे भी दो एंगल्स को आपने साम लेना है उसको 180 के इक्वल रख देना है। और वो जो दो एंगल्स होंगे उनमें एक अननोन होना चाहिए और एक जो आपके पास नोन वैल्यू गिवन है वो होनी चाहिए। L की जगह पे आपने लगा दिया 55, M फाइंड आउट करना है = 180, M इधर ही रहेगा, 55 दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, तो 180 माइनस 55 विच इज़ इक्वल टू 125। तो एंगल P जो है वो अब एंगल M की वैल्यू आ गई हमारे पास, और रह गई है एंगल P की वैल्यू। तो एंगल P की वैल्यू क्या आएगी, वही वैल्यू होगी इसकी जो आपके पास M की वैल्यू आई है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। एंगल P इज़ इक्वल टू 125 डिग्री, इसका भी आंसर आ गया। तो बेटे आज हमने समरी का सिर्फ एक पहला पॉइंट याद करना है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के तौर पे, और बाकी आपने रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। डेफिनेशन आपने अपनी बुक से समरी से याद कर लेनी है, और रिव्यू एक्सरसाइज आपने 11 कंप्लीट लिखनी है। उसका जो पहले दो क्वेश्चन हैं उसको आप जो है वो अपनी बुक पे ही सॉल्व कर सकते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड 6 तक आपने सारे का सारा रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है आपने रफ नोटबुक पे, और आपने अपनी नीट नोटबुक पे भी उसे लिखना है। उसके बाद आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इन अ पैरेललोग्राम क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और उसके बाद जो है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, जो उसके अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। जो और पैरेललोग्राम के डायगनल क्या होता है, एक जो है वो वर्टेक्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे डायगनल कहते हैं। डायगनल्स जो पैरेललोग्राम के हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जब डायगनल ड्रॉ करते हैं हम पैरेललोग्राम का तो उसको 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है ऑफ सेम साइज सेम शेप। उसके बाद बेटे आपने जो है वो ये बात याद रखी कि इन अ पैरेललोग्राम 2 कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आपने जब जो है वो एक एंगल गिवन होगा आपको, तो आपने
जो पैरेललोग्राम के बाकी 3 एंगल्स जब बताने होंगे तो एक एंगल तो वही होगा जो आपको गिवन होगा, यानी 2 एंगल्स पता चल गया आपको। अब तीसरा और चौथा एंगल आपने कैसे फाइंड आउट करना है, जो एक वैल्यू गिवन है उसको आपने 180 में से माइनस कर देना। उसकी रीज़न क्या है कि 2 कंसेक्टिव यानी 2 लगातार आने वाले जो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री उन एंगल्स को कहते हैं जिनका सम आपके पास आता है 180 के इक्वल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है वो आजकल काम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से चल रहा है, जिसमें लिखने के लिए भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपने डेली बेसिस पे रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और ये सारी की सारी डेफिनेशंस आप साथ साथ याद करते जाएं, क्योंकि ये जो चैप्टर पोर्शन है आपका चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक, इसमें से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस का थर्ड पोर्शन है वो सारे का सारा इसी में से कवर होता है। तो इसके साथ साथ इसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने साथ साथ इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस की रिटर्न प्रैक्टिस करते जाना है और नीट नोटबुक भी मेंटेन करते जाना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।